इनसे मिलिए। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं युवा कहानीकार और फिल्म लेखक उमा शंकर सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं इनसे बातचीत का सिलसिला। उमा शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के इनसे मिलिए कार्यक्रम में। धन्यवाद धन्यवाद आपका सर। बताइए कि कैसा लग रहा है विविध भारती के कार्यक्रम का हिस्सा बनते हुए आपको? रेडियो पे जब विविध भारती बजता था बचपन में हमारे, तो एक हमारे बचपन की घटना थी, हमारे जीवन का एक अविभाज्य अंग था। तो काफी एक्साइटेड हूँ मैं पूरे विविध भारती को। वो हमारे मनोरंजन का एक प्रमुख साधन था हमारे बचपन का। तो वो सारी यादें ताजा हो रही है और मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। ये वाकई बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। और आपके मार्फत मैं मुखातिब हूँ लोगों से, जिस पर मैं कभी खुद दूसरों की आवाज सुना करता था। तो ये बहुत ही यादगार किस्म का अनुभव होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। जी, हम अपने सुनने वालों को बता दें कि आपकी पहली फिल्म जो है वो रिलीज हुई डॉली की डोली, और हिंदी साहित्य में आप एक युवा कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि कहाँ बचपन बीता और किस तरह का वो बचपन था? सर, मेरा बचपन जो है बिहार के सुपौल जिले में। जी। तो वहाँ पे मैं पैदा हुआ गांव में, और एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार था हमारा। और यथार्थ थोड़े से खुरदरे थे, और उन यथार्थों से बचने के लिए मैं ही नहीं, वो पूरा समाज, वो पूरा इलाका किस्से कहानियों में पनाह पाता था। और एक स्तर पे ये किस्से कहानी यथार्थों से पलायन भी थे और उन यथार्थों का प्रतिरोध भी थे। क्या बात है। इसी बीच में ग्रो कर रहा था, और बहुत कम उम्र में, शायद 4-5 साल में मैं पढ़ने के लिए अपने मामा के यहाँ भेज दिया गया। जी, मुझे ये बताइए कि जब गांव से आपको शहर भेज दिया गया तो जाहिर है कि गांव के माहौल में एक सहजता थी, वहां आप बहुत सुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन जब शहर पहुंचे तो एक बच्चे की जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई? तो एक कल्चरल शॉक ये था कि गांव में जिस तरह से बात करता था अपने, जिसको मातृभाषा कहते हैं, जो बेसिकली बोली होती है। भाषा किसी की मातृभाषा नहीं होती, सबकी मातृभाषा कोई न कोई बोली होती है। पर आप जब शहर जाते हो, स्कूल जाते हो, बाहर के लोग आते हैं, तो उनसे खड़ी बोली हिंदी में बात करना होता है, जिसे हम लोग उन दिनों अंग्रेजी कहते थे। अच्छा, हाँ, तो हिंदी को अंग्रेजी बोलते थे। खड़ी बोली हिंदी को हम लोग अंग्रेजी कहते थे कि अच्छा वो अंग्रेजी में बात कर रहा है ना। तो वो चीजें थी, एक कल्चरल शॉक था। एक ये चीज खुद से भीतर पता नहीं कैसे बैठ गई थी कि इन चीजों पे उस तरह से अपना हक नहीं है जो आप के अपने पैतृक घर में था, है ना, या जहाँ पे आप पैदा हुए, उनकी तरफ से कोई भेदभाव नहीं था। पता नहीं कहाँ से ये चीजें आई। तो दो तीन लेवल पे इन चीजों ने वर्क किया। एक मुझे विस्थापन, क्योंकि जहाँ आप रहना चाहते हो, जहां आप हो वहां से कहीं जाना विस्थापन नहीं है। जहां आप होना चाहते हो वहां से कहीं बाहर आपको जाना पड़े, भले ही पढ़ाई के दबाव में, बाद में वो रोजगार के दबाव में होता है, बाद में कई और दूसरे तीसरे दबाव होते हैं। तो वो विस्थापन हमने देखा। फिर हमने कल्चरल शॉक मुझे लगा। फिर मुझे लगा कि ओके, ये मतलब सिर्फ एक ये भाषा नहीं है जिसमें आप हंसते और रोते हो, एक वो भी भाषा है जिससे बोलने से आपका महत्व बढ़ता है ना, जिससे बोलने से लोग आपको थोड़ा ध्यान से सुनते हैं। ये कई स्तर थे, कई चीजें थी, और इसी सब के बीच में मैं मतलब बड़ा हो रहा था। जी, अब मुझे ये बताइए कि बचपन की उस दुनिया में लिखने पढ़ने यानी कि साहित्य से कितना नाता था और फिल्मों की कितनी जगह बनती थी? बहुत छोटी जगह है वो, है ना, उत्तर बिहार का एक बहुत ही पिछड़ा इलाका। अगर अभी भी आप वहाँ जाएं तो दिल्ली मुंबई के हिसाब से 30-40 साल पीछे, भले ही वहाँ पे अब इंटरनेट आया है और कुछ इस तरह की हलचलें जरूर आई हैं, पर एक पिछड़ा हुआ समाज है। और उन दिनों जब हम फिल्में देखते थे, बहुत खराब फिल्में बनती थी, वो 80 के बाद का दौर था, 90 के आसपास का। पर वो हमारे लिए मतलब वैसा ही चमत्कार होगा जैसा लूमियर बंधुओं ने जब पहली बार फिल्म का प्रदर्शन किया होगा, तो जो सामने बैठे लोगों के लिए हुआ होगा। तो वो हमारे लिए एक चलती फिरती चीज, हमारे जैसा कुछ जो स्क्रीन पे है, कुछ हो रहा है, और किससे कहानियों से अलग जो हम सुनते थे वो हम होते हुए देख रहे हैं। वो एक उस तरह का अनुभव था, जगह थी, और काफी स्पेस था उन फिल्मों का। उन दिनों ज्यादा सिंगल थिएटर थे हमारे यहाँ,
आज शायद 1-2 ही बचे हैं, उन दिनों 4-5 थे। इसके अलावा दशहरे के मेले में या किसी भी पारिवारिक आयोजन में वीसीआर लाके कैसेट पे फिल्म देखने का चलन था। 1 दिन 2 दिन में 3-3 4-4 फिल्में सपरिवार सबके साथ, और वो हमारे जीवन का हिस्सा हो गए थे। अगर शादी है तो कुछ फिल्मी गाने अगर ना बजे तो लगता था कि जैसे शादी की रस्म नहीं हुई है। तो फिल्मों का महत्व था, है ना, उन महत्वों से हम वाकिफ हो रहे थे। फिल्में हमें बोलना सिखा रही थी, चलना सिखा रही थी, और फिल्में एक स्कूल से बाहर दूसरा स्कूल था हमारे लिए। आप सुन रहे हैं युवा कहानीकार और फिल्म लेखक उमाशंकर सिंह से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। अब मुझे बताइए कि लिखना कब और किस तरह से शुरू हुआ और कब आपको लगा कि यही आपके लिए जीने का एक रास्ता बन सकता है? बिहार के युवाओं का पहला सपना होता है कि वो आईएएस बने, यूपीएससी करें, आईएएस बने। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर ये सपना नीचे आते हुए कोई भी सरकारी नौकरी तक अटक जाता है। तो मैं भी आईएएस बनना चाहता था, और 9वीं 10वीं के दिनों से ही मैं एक प्रतियोगिता दर्पण नाम की पत्रिका आती थी, वो पढ़ता था, सफल कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज पढ़ता था। उनमें जो वो किताब सजेस्ट करते थे, बिपिन चंद्रा की, रोहित ठाकुर की, इरफान हमीद, वो सब पढ़ता था, और यही क्रम चल रहा था। फिर मैं बीएचयू आया बीए करने के लिए। वहां पे मेरा साबका साहित्य से बड़ा कुछ एक अच्छे अध्यापक मिले, है ना, कुछ एक नई चीजें हमने पढ़ी, और फिर मैं दुनिया को एक व्यापक संदर्भ में देख पा रहा था, चीजों को आपस में जोड़ पा रहा था। फिर मुझे ये भी समझ में आया कि अगर आप किसी जिले के कलेक्टर भी हैं तो आप कितना कुछ करने की आजादी होती है आपको, और अगर आप स्वतंत्र रूप से कुछ लिखना पढ़ना करते हैं तो वो बिल्कुल आपकी अपनी दुनिया होती है। और इस तरह से वो आईएएस बनने का भूत सर से उतर गया, और फिर मैं साहित्य की तरफ आ गया। शुरू में जिन 2-3 लोगों ने मुझे बहुत प्रभावित किया एक लेखक के रूप में, उनमें एक नाम मुक्ति बोध का है जी, एक नाम अवतार सिंह पास का है, भगत सिंह की राइटिंग का है, और फिर मुझे ये लगने लगा कि लिखना पढ़ना ही करना है जीवन में, उन्हीं पेशों में जाना है जिसमें लिखने पढ़ने की गुंजाइश हो। तो इस तरह से कहानियों का सिलसिला शुरू हुआ, और छपने का सिलसिला कब शुरू हुआ? हंस एक पत्रिका आती है, राजेंद्र यादव उसके संपादक है, और उनने एक अपना विशेषांक निकाला था, मतलब संघर्षशील आमजन विशेषांक। जी जी जी। तो ये 2005 की बात है। लिखने पढ़ने का सिलसिला मेरा 2001 से ही शुरू हो गया था, जब मैं एमए करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय आया था, है ना। मुझे याद है वो दिन जब इंडिया टुडे में मेरा पहला रिव्यू छपा था, और मैं उसे 2-3 दिन तक उस इंडिया टुडे के अंक को अपने शरीर के किसी अनिवार्य अंग की तरह जो है अपने साथ लेके घूमता था जी। और इस सब के 2-3 साल बाद फिर कई जनसत्ता, सहारा समय शुरू हुआ था, मंगलेश डबराल उसके विचार संपादक थे, राष्ट्रीय सहारा था, तो इन सब में मैं लिखा करता था। कहानी मैंने लिखी पहली दफा 2005 में, वो राजेंद्र यादव के संपादन में हंस में छपी, संघर्षशील आमजन विशेषांक था, और उसमें हंस में नए कथाकारों को अक्सर मौका मिलता रहता है, लेकिन चूंकि वो विशेषांक था और एक महत्वपूर्ण परियोजना थी राजेंद्र यादव की, उसमें युवा लेखक के रूप में मैं ही था, बाकी सारे वरिष्ठ लेखक थे, पंकज बिष्ट थे और कई सारे लोग थे। तो वहां से सिलसिला शुरू हुआ। 2005 का ये जो समय है वो समय था जब चिट्ठियां आती जाती थी लोगों के पास, लेखकों को भी चिट्ठियां मिला करती थी, और उस कहानी का शीर्षक था मत रो पापा, थोड़ी सी मार्मिक कहानी थी, उसमें बहुत चिट्ठियां आई मुझे, मेरा हौसला बढ़ा, पोस्ट कार्ड आया, आपने रुला दिया, आपने ये चीजें लिखी, आप हमारे घर में ताका झांकी कैसे कर रहे थे, आपको कैसे पता था हमारे साथ ये हुआ है। तो वहां से कहानियां लिखने का सिलसिला शुरू हुआ, फिर दूसरी पत्रिकाओं में कहानियां आई, फिर इस तरह से ये सिलसिला चल ही पड़ा। लेकिन जब कहानियां छप रही थी तो अचानक ये क्या हुआ कि आप फिल्मों की तरफ आ गए? जीवन यापन के लिए सर मैं पत्रकारिता में चला गया था जी। हाँ, और अमर उजाला नाम का एक अखबार था, वहां पे मैं काम करता था। वहां पे मैंने कई महत्वपूर्ण देशकों पे काम किया, संपादकीय पन्ने पे और पहले पन्ने पे। तो पत्रकारिता की नौकरी शुरू में बहुत रोमांच पैदा करती थी कि ये खबर जो कल करोड़ों लोग पढ़ेंगे उसकी हेडिंग आपने लगाई है,
उस खबर को आपने बनाया है, इस फोटो का कैप्शन आपने लिखा है, इसको आप कैसे लिख दूं, क्या कर दूं लोगों को पसंद आए। तो ये चीजें थी, पर इस चीज का रोमांच दिन ब दिन कम होता जा रहा था, और तो कम होता जा रहा था, और कहानियां मैं लिखता ही था। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक फिल्म लिखने की कोशिश करी जाए। हाँ, मुझे लगता है कि आज अगर तोलस्ताय होते, चेखव होते, तो वे साहित्य में जरूर लिखते, पर शायद वो भी फिल्म लिखने की कोशिश करते। उतना बड़ा मीडियम है तो उसे ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते, और पन्नों से कहानी को स्क्रीन पे उतरते देखने का जो सुख है मैं वो महसूस करना चाहता था। मुझे लोगों ने कहा कि बहुत मुश्किल है, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। मैंने कहा देखता हूँ करके, और इतने बड़े क्षेत्र को खाली नहीं छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह से मैं फिर एक दिन मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया 2012 में, और मुंबई आ गया। जी, मुंबई में किस तरह का संघर्ष किया और डॉली की डोली किस तरह से मिली आपको? मेरे कुछ दोस्त थे जो पहले से फिल्म लेखन में थे, उनकी एक आध फिल्में आ चुकी थी, वो हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के दोस्त थे। तो ये दुनिया उस तरह से पूरी तरह से एलियन दुनिया नहीं थी मेरे लिए, चीजों को जानता था, वो किससे समझता था, और किताबों के मार्फत से भी बॉलीवुड को जाना था। तो जब मैं यहाँ आया तो इस फिल्म के जो निर्देशक हैं वो हमारे एक कॉमन एक्टर दोस्त के थ्रू मुझे मिले। तो वो इस कहानी का कॉन्सेप्ट था उनके पास, और जब वो कॉन्सेप्ट मैंने सुना तो मुझे वो खबरें याद आ गई जो मैंने अखबार में रहते हुए छापी थी। अखबार में रहते हुए मैंने कई तरह की खबरें छापी थी कि किस तरह से एक लड़की शादी करती है और लूट के भाग जाती है, इस तरह से उसने कई शादियां की, या इस तरह की खबरें की एक शादी में 2 बारात आ गई, इस तरह की खबरें की किसी प्रेमिका की शादी जबरन दूसरे से कराई जा रही है और उसने कुछ ऐसा खेल किया, कुछ ऐसे किए कि फिर शादी के मंडप से वो उसने अपने प्रेम को पाया। तो मुझे इन खबरों की याद आ गई, और फिर इसे लिखने का सिलसिला शुरू हुआ, और ये फिल्म अब आपके सामने है। न सजदे में दिल, ना इबादत में दिल है, बस आज कल तो बगावत में दिल है। न सजदे में दिल, ना इबादत में दिल है, बस आज कल तो बगावत में दिल है। तेरी वजह से मुंह फेर बैठे हैं अपने खुदा से, मेरे नैना काफिर हो गए तेरी गलियों के मुसाफिर हो गए, मेरे नैना काफिर हो गए तेरी गलियों के। अब बताइए कि इसके बाद हम आपकी किन फिल्मों का इंतजार कर सकते हैं? शादी पे एक फिल्म मैंने लिखी है। शादी के जितने पहलू हो सकते हैं, जितनी आलोचना हो सकती है, जितनी अच्छी चीजें हो सकती है, वो उसमें डालने की कोशिश करी है। तो अगली फिल्म हमारी पिछली फिल्म से बिल्कुल होगी, लेकिन ये रेलिवेंट इशू पे होगी, एक बहुत ही आज की बात होगी उसमें। और मेरी कोशिश ये है कि अगर मैं आया हूँ यहाँ पे तो मैं कुछ अपनी बात लेके आऊँ, कुछ नई बात कहूँ, उन बातों को ना दोहराऊं जो मेरे आने से पहले यहाँ पे कही जाती रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उमाशंकर जी, आपने हमसे बात की, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी आने वाली फिल्मों के लिए। ये थी युवा कहानीकार उमाशंकर सिंह से आपके इस दोस्त यूनुस खान की टेलीफोन पर की गई बातचीत। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर। इनसे मिलिए।